नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने शर्मा एजुकेशन चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल में बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, जिसका आज मैं सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। जो आशा है कि आप लोगों के लिए जो पहला पार्ट आया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और कोशिश करूंगा कि आपको ये पार्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से इस चैनल का सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से हम आपको वीडियोस उपलब्ध कराते रहें, और आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और उसे साथ साथ में कंप्लीट भी करते जाइएगा। उसे रखना नहीं है बिल्कुल भी, ताकि वो एक संग्रह हो जाए और फिर वही एक चीज़ आपकी भारी होने लगे। इसलिए आप डे बाई डे का, डेली का करते जाएंगे तो वही चीज़ आपकी आसानी से होती जाएगी और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको वीडियोज को सुन करके, समझ करके ही याद करना है, ना कि आपको स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख लें फिर उसको रट्टा मारें। ऐसे में आपके 4 से 5 दिन वो चीज़ रहेगी, फिर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझ के उसे कंप्लीट करेंगे तो वो चीज़ आपके पास हमेशा रहेगी। तो आपको पढ़ना कैसा है, जो चीज़ हमेशा चले, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है और आपकी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको वो चीज़ें दिमाग में स्थायी चाहिए। इसलिए आपको उन चीज़ों को समझना है, फिर इसके बाद उसका नोट्स बनाना है, फिर इसके बाद उसे कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ आपको बड़े आसानी से हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियोस को हम शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में देखा। ब्लड आखिर होता क्या है, किस रंग का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, मानव में कितना होता है, महिलाओं में कितना होता है, और उसका मेन बात वर्गीकरण देखा था। वर्गीकरण में हमने क्या देखा, वर्गीकरण में हमने ब्लड को सबसे पहले 2 भागों में बांटा था, एक प्लाज्मा और दूसरा आपके ब्लड कार्पुसेल्स। प्लाज्मा को हमने 55% रखा, ब्लड कार्पुसेल्स को हमने 45% रखा। ब्लड कार्पुसेल्स को फिर हमने 3 भागों में बांटा। 3 भाग वो कौन से थे, एक आपका इरिथ्रोसाइट्स जिसे WBC बोलते हैं, दूसरा आपका ल्यूकोसाइट्स जिसे हम WBC बोलते हैं, पहले को इरिथ्रोसाइट्स RBC, दूसरे का WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स, और तीसरी थी प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इस तरह से हमने इसे 3 भागों में बांटा। फिर हमने क्या किया, इरिथ्रोसाइट्स का क्या होता है, यानी RBC का काम, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC या ल्यूकोसाइट्स का कार्य क्या होता है, यह मानव शरीर में इम्यूनिटी क्षमता को इंक्रीज करता है। और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का कार्य क्या होता है, यह आपके शरीर में जो रक्त है उसका थक्का बनाने का कार्य करता है। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स यानी कि जिसे हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स, इसके हमने 2 भाग पढ़े, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनके सतह में कण चिपके होते हैं, उन्हें ग्रेन्युलो या कणिकामय कोशिकाएं कहते हैं। एक दूसरी पढ़ी हमने अग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ऐसी कोशिकाएं जिनकी त्वचा में, जिनकी सतह में क्या कण चिपके हुए नहीं होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अकणिकामय। ठीक है, अकणिकामय कोशिकाएं। तो इनके भी हमने भाग पढ़े। ग्रेन्युलोसाइट्स को हमने 3 भागों में बांटा, एक हमने बांटा एसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स। और इसके अलावा अग्रेन्युलोसाइट्स को भी हमने 2 भागों में बांटा, एक हमने मोनोसाइट्स और दूसरा हमने लिम्फोसाइट्स। इस तरह से हमने इनको बांटा। इसके बाद लिम्फोसाइट्स को भी हमने 2 भागों में बांटा था, एक हमने बी लिम्फोसाइट्स और एक हमने टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो वर्गीकरण किया है ना, इस वर्गीकरण का इनमें जो हमने किया, इनके काम क्या होते हैं, ये शरीर में कैसे बने होते हैं, इनकी कुछ खास बातें क्या होती हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियोस में हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम दूसरे वीडियो में देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमने ब्लड को 2 भागों में, एक प्लाज्मा और ब्लड कार्पुसेल्स 2 भागों में बांटा था। तो आज हम अभी सबसे पहले देखने वाले हैं कौन, प्लाज्मा, जो क्या था, ब्लड का 55% था। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला भाग देखते हैं हम इसका, प्लाज्मा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कि कितना होता है, याद रखना, ये 55% होता है। कितना होता है ये, 55% होता है। ये तो आपको पहले ही हमने बता दिया था, पहले दिन की वीडियो में ही हमने बताया था कि टोटल ब्लड का क्या होता है, 55% होता है। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या होता है,
ये 55% होता है, ठीक है। एक पहली विशेषता तो इसकी ये है। दूसरा, यह क्या करता है, रक्त को क्या करता है, तरल बनाता है। क्या करता है, तरल बनाता है। क्यों तरल क्यों बनाता है? क्योंकि आपको पता है ना कि ये एक द्रवीय पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, और जब लिक्विड है तो ये तरल बनाएगा। बाकी वो जो 45% था वो तो कोशिकाएं हैं, वो तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये तो कोशिकाएं हैं, ये तो तरल नहीं बनाएंगी। तरल कौन बनाएगा रक्त को? तरल बनाता है आपका प्लाज्मा। तो ये पूछा जाता है कि रक्त को तरल, या कौन सा भाग रक्त को तरल बनाता है? तो प्लाज्मा है जो रक्त को तरल बनाता है। कितना पाया जाता है? 55% आपका पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो इसकी बात करें, अगर प्लाज्मा को ब्लड कार्पसल से अगर प्लाज्मा को अलग कर दिया जाए, फिर देखा जाए तो इसका रंग कैसा होता है? याद रखना, यह है हल्के पीले रंग का। कैसा? हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका रंग कैसा होता है, तो यह हल्के पीले रंग का होता है। इसके अलावा और कुछ खास बात, हाँ, इसको अगर आप अंगुली से टच करेंगे ना, कैसे आप अंगुली से टच करेंगे ना, तो ये विकस फ्लूइड होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है? चिपचिपा, विकस यानी कि चिपचिपा, यह विकस यानी चिपचिपा होता है, ठीक है। तो यह रक्त को क्या करता है? तरल बनाता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, यह विकस यानी कि चिपचिपा होता है। अब यह तरल बनाता है तो इसमें जल तो पाया ही जाता होगा। तो याद रखना, प्लाज्मा में जल जो होता है यह कितना होता है? प्लाज्मा में जल कितना? 90 से 92% तक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, प्लाज्मा में जल 90 से 92% तक होता है, ठीक है। और तो फिर इसके अलावा और क्या पाया जाता है? 90 से 92 तो फिर जल हो गया इसमें। तो याद रखिएगा, इसमें इसके अलावा इसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो याद रखना, इसमें 6 से 8% क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है, 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। तो फिर याद रखिएगा, प्रोटीन पाई जाती है तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन भी कैसी होती है? प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। कैसी होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये प्रोटीन का काम क्या होता है? ये जब इसको काम है कि ये ब्लड को लिक्विड करेगा, तो इसका और काम क्या होगा? तो याद रखना, इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन सी? 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। अब वो 3 प्रकार की प्रोटीन कौन है? एक का नाम सुनोगा फाइब्रिनोजेन, एक का नाम सुनोगा एल्ब्यूमिन, और तीसरी नाम सुनोगा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो पहली कौन है? पहली आपकी फाइब्रिनोजेन, ठीक है। दूसरा एल्ब्यूमिन, और तीसरी, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, दूसरी कौन सी है? एल्ब्यूमिन, और तीसरी है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूमिन, ठीक है, सॉरी, ग्लोब्यूमिन, ठीक है। ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। अब इनके काम क्या है? किस लिए हमारे शरीर में पाई जाती है? तो याद रखना, फाइब्रिनोजेन जो है यह आपके रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। रक्त का थक्का बना, ठीक है। देखो, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स उधर पढ़ा था आप लोगों ने, ये रक्त का थक्का बनाता है, लेकिन उसके लिए सहायक प्रोटीन कौन सी होती है आपकी? उसके लिए सहायक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, इसका काम क्या होता है? तो याद रखना, यह क्या करती है? परासरण। कौन सी? परासरण। परासरण मतलब ओस्मोटिक परासरण क्रिया को क्या करता है? ये संतुलित करता है। क्या करता है? संतुलित करता है, ठीक है। ये परासरण क्रिया को क्या करता है? संतुलित करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? देखो, कोशिका में जल की मात्रा कितनी है, कितनी, कौन सी चीज को अंदर जाना है, कौन सी चीज को बाहर जाना है, ठीक है। तो उसमें जो जल की मात्रा है
उस जल की मात्रा में कभी आपने देखा होगा रक्त गाढ़ा होने लगता है, कभी रक्त पतला हो जाता है। तो ये जो मात्रा है ना उसके अंदर बाहर जाने की द्रवीय पदार्थ की, उसमें वो किस विधि से होता है? परासरण विधि से होता है। तो ये जो परासरण की जो क्रिया होती है ना उसको संतुलित करने का, ऑस्मोटिक जो प्रोसेस होती है ना उसको संतुलित करने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। कौन सा प्रोटीन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। इसके अलावा तीसरा आपका प्रोटीन है कौन सा? ग्लोब्यूमिन। अब ये ग्लोब्यूमिन क्या करता है? तो याद रखना इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। कौन सा? इम्यूनिटी इंक्रीज, ठीक है, यानी प्रतिरक्षा प्राणी को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना, ठीक है। वैसे तो WBC आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन उसको सहायता देता है एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लोब्यूमिन। तो याद रखना इन तीनों प्रोटीनों के काम पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। फाइब्रोनोजन का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। एल्ब्यूमिन इसका काम क्या है? परासरण क्रिया, ऑस्मोटिक प्रोसेस को बैलेंस रखना, संतुलित रखना। या ग्लोब्यूमिन जिसका काम होता है आपका इम्यूनिटी इंक्रीज, यानी कि आपकी जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? आपका ग्लोब्यूमिन करता है। कौन सा करता है? ग्लोब्यूमिन करता है, ठीक है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर ये देखा 90 से 92 तो ये हो गया जल, 6 से 8% के बीच में ये हो गया। अभी थोड़ा सा प्रतिशत मात्रा भी बचा है। तो याद रखना इसमें सूक्ष्म मात्रा में, प्लाज्मा में सूक्ष्म मात्रा में, कुछ मात्रा में आपके खनिज लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण। तो याद रखना इसमें एक पॉइंट और बना सकते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स यानी कम मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स पाए जाते हैं तो ये कौन से ऐसे मिनरल्स हैं? आपके खनिज लवण जो आपके इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखना आपने सुना होगा कैल्शियम का नाम। कैल्शियम वही जो आपको दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है वो पाया जाता है इसमें। इसके अलावा मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम वो भी पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम भी पाया जाता है इसमें, और इसके अलावा क्लोरीन ये भी पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे खनिज लवण हैं जो आपके प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसके अलावा एक नोट याद रखिएगा, एक नोट, क्या नोट है? ये महत्वपूर्ण चीज है जो आपसे एग्जाम में बहुत ही बार पूछी जाती है। क्या है ये? तो याद रखना अगर आप प्लाज्मा से रक्त का थक्का बनाने वाला फैक्टर यानी कारक अलग कर दें तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। याद रखना सीरम पूछा जाता है। अभी इस टाइम पर आपने कुछ टाइम पहले 1 से 2 वर्ष पहले आपने सीरम का नाम बहुत ही बार सुना होगा, क्योंकि जब आपका कोविड आया था तो कोविड में सीरम का यूज किया जा रहा था। तो वहां जो सीरम का यूज हो रहा था वो सीरम कैसे मिल रहा था वो आज आपको हम समझाते हैं। तो देखिए सीरम, ये जो सीरम होता है ये सीरम से कहते हैं कि जो प्लाज्मा है जितना हमने बता दिया, इसमें ये जो रक्त का थक्का बनाने वाला जो फैक्टर है, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने वाला, तो याद रखना प्लाज्मा से रक्त का थक्का बनाने वाले कारक, ठीक है, बनाने वाले कारक को अलग कर दिया जाए, दिख रहा है ना दोस्तों? अलग कर दिया जाए या हटा दिया जाए
तो हमें सीरम मिलता है। क्या मिलता है? हमें सीरम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा से अगर ये फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का को हटा देंगे, यानी रक्त का थक्का बढ़ाने वाला जो पदार्थ है उसको हटा देंगे, तो फिर बाकी जो पदार्थ बचेगा आपका सीरम का, जो मात्रा बचेगी वही आपकी सीरम कहलाएगी। प्लाज्मा की बची हुई मात्रा सीरम कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्लाज्मा जो आपने समझा। एक बार और देख लेते हैं। देखो प्लाज्मा सबसे पहले हमने देखा, हमने कल ही आपको बताया था वर्गीकरण, ये 55% होता है। इसका अगर कलर देखें तो ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। ये अगर देखें, इसको अलग कर दिया जाए, इसको आंख से टच करेंगे तो ये चिपचिपा होता है, विकस होता है। कैसा होता है? विकस से चिपचिपा होता है। इसके अलावा ये रक्त को क्या करता है? तरल बनाता है। क्या बनाता है? तरल बनाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह है आपके टोटल मात्रा का 90 से 92% इसमें क्या होता है? इसमें आपके जल होता है। 90 से 92% जल होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स जो होती है 6 से 8% इसकी मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। प्रोटीन भी कितने प्रकार की होती है? इसमें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फाइब्रोनोजेन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोब्यूमिन होती है। फाइब्रोनोजेन का काम क्या होता है? फाइब्रोनोजेन जो होती है ना, वो क्या करती है? रक्त का थक्का बढ़ाती है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, ये आपके शरीर के अंदर परासरण क्रिया यानी ऑस्मोटिक प्रोसेस जो होती है उसको संतुलित करने का काम करती है। इसके अलावा आपका ग्लोब्यूमिन का कार्य क्या होता है? यह क्या करती है? ग्लोब्यूमिन यह जो होती है ना, यह आपकी इम्यूनिटी इंक्रीजिंग करती है। क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज कम हो रही है, उसे बढ़ाने का काम, जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी तो वो आपको बढ़ाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ मात्रा में आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये कुछ मात्रा में आपके सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं इसमें। इसके अलावा याद रखना, सीरम पूछा जाता है कि सीरम क्या होता है, तो याद रखना प्लाज्मा से अगर रक्त का थक्का बढ़ाने वाला फैक्टर अलग कर दें, यानी क्लोथिंग फैक्टर को अगर अलग कर दिया जाए, क्लोथिंग फैक्टर को अलग करने पर जो हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? आपका सीरम कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा प्लाज्मा के बारे में। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों हमने देखा प्लाज्मा को। अब हमने वर्गीकरण में दूसरा भाग भी पढ़ा था जिसे बोलते हैं ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पसल्स। इसकी मात्रा कितनी होती है? 45% होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे ब्लड कार्पसल्स। इसे क्या बोलते हैं? रक्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्त कणिका। इसे क्या बोलेंगे हम? रक्त कणिका। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यह रक्त का 45% होता है। कितना होता है? यह रक्त का 45% होता है। जो ब्लड कार्पसल्स आपकी होती है, ये रक्त की कितनी होती है? 45% होती है। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे होती है? ये 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो 3 प्रकार कौन से हैं? तो इसमें अब आप देखेंगे, पहला इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स जिसे बोलते हैं क्या है? आरबीसी। क्या बोलते हैं इसे? आरबीसी। ठीक है, अब हम उसी वर्गीकरण में पहुंच गए जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 3 प्रकार की होती है। इरिथ्रोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होती है। तो उसी का हमने पहला प्रकार रखा लिया आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि आखिर ये होती क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि ब्लड कार्पसल्स में, ब्लड कार्पसल्स को हमने 3 भागों में बांटा ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो ये पूछा जाता है कि ब्लड कार्पसल्स में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है। तो याद रखना कि ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, यहां लिखेंगे ब्लड कार्पसल्स में
कार्पसल्स में आरबीसी की संख्या क्या होती है, संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, याद रखना इसकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक। तो दोस्तों ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ सर्वाधिक की बात आई है तो फिर आखिर इतनी कितनियां होती है कि जो हमने बोल दिया कि बहुत ही ज्यादा होती है। तो याद रखना कि वयस्क ब्लड में वयस्क मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या, वयस्क मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन होती है। ठीक है, पुरुषों में, और महिलाओं में 4 से 4.5 मिलियन होती है। तो याद रखना यहां लिखेंगे वयस्क मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में मानव में, सॉरी पुरुषों में, शरीर में पुरुषों में आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या जो होगी कैसी होगी, संख्या 5 से 5.5 यानी 5 से 5.5 मिलियन ऐसी होती है, मिलियन। ठीक है, यानी कि 50 लाख से 55 लाख। ठीक है, वह महिलाओं में 4 से 4.5 मिलियन। ठीक है, मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। आरबीसी की क्या होती है, ये संख्या होती है। तो याद रखना ये सबसे ज्यादा आपकी कौन होते हैं, आरबीसी होते हैं। तो आरबीसी की संख्या इसमें सबसे ज्यादा मिलेगी। अगर एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इसके जो 3 घटक हैं, जो ब्लड कार्पसल्स के, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, इनमें से सबसे ज्यादा अगर संख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको औसतन देखें तो औसतन लगभग 50 लाख या 5 मिलियन मान सकते हैं। लेकिन इसमें पुरुषों और महिलाओं में अंतर होता है, इस कारण से पुरुषों में इनकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन होगी और महिलाओं की इसमें 4 से 4.5 मिलियन मिलेगी आपको। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा आरबीसी आपके मिलेंगे आपकी ब्लड कार्पसल्स में। ठीक है, अनुराग इनको छोड़ो, जा तुम आराम करो, मैं आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है संख्या इनकी, क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसके अलावा याद रखना इनका पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो याद रखना आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो याद रखना आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा। इसे क्या बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये जो निर्माण होता है ये वयस्क मनुष्य के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा वयस्क में होता है। ठीक है, वयस्क में होता है। तो वयस्क का मतलब क्या है, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब वो वयस्क हो जाता है, तब उसमें आरबीसी का निर्माण कहां होता है, रेड बोन मैरो में होता है। तो फिर दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर सर जी ये बताइए कि अगर बच्चा वयस्क नहीं है तो फिर कहां होगा। तो फिर वयस्क नहीं है तो यानी कि आप पूछ रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, यानी कि जब भ्रूण होगा बच्चा, तब उस टाइम पे आरबीसी का निर्माण कहां होगा। तो याद रखना उस टाइम पे आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। कहां से होता है, लीवर, वही लीवर जिसे यकृत बोलते हैं, और इसके अलावा स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। तो याद रखना इसमें क्या बोल सकते हैं, मानव की भ्रूण अवस्था, कौन सी, मानव की भ्रूण अवस्था में, मानव की भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी का निर्माण कहां होगा, आरबीसी का निर्माण लीवर,
लीवर और स्प्लीन, स्प्लीन यानी इसे क्या बोलते हैं, प्लीहा में होता है। ये याद रखिएगा, बहुत से लोग गलती कर देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, अगर उसने ऐसा पूछा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मानव शरीर की भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप गलती से भी रेड बोन मैरो नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण ना कि बोन मैरो में करना है, जबकि आपको लीवर और स्प्लीन से करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। आपको पता है कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ये कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जितने भी जीव हैं उनमें स्तनपाइयों में कि जितने भी आरबीसी हैं स्तनपाई की, उनकी किसी में भी आपको केंद्रक नहीं मिलेगा। लेकिन दो ऐसे स्तनपाई हैं जिनमें स्तनपाई भी हैं और उनकी आरबीसी में केंद्रक भी है। वो कौन है, तो वो है आपके एक ऊंट और एक लामा। ये दो ऐसे स्तनपाई जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन बाकी जितने भी आरबीसी हैं उनकी आरबीसी के किसी में भी केंद्रक नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखना, वयस्क स्तनपाई जीवों में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, वयस्क स्तनपाई जीवों के में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कौन, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा स्तनपाई जीवों में केंद्रक पाया जाता है। स्तनपाई जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे आप लोग अंडरलाइन करके लिखना नोट्स में कि वयस्क स्तनपाई जितना भी है इस जगत में किसी की आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलेगा, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनपाई जीव हैं जिनकी आरबीसी वयस्क भी है, वो आरबीसी भी है वो, और उनमें केंद्रक भी उपस्थित होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इसके आकार के बारे में कि इसका आकार कैसा होता है, तो याद रखना बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, अगर इसके आकार की बात करें, आकार, तो इसका आकार कैसा होता है, बाइकॉनकेव, यानी हिंदी में बोलते हैं उभयावतल। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, बाइकॉनकेव यानी उभयावतल होता है। तो इसकी संरचना याद रखना। अब ये कैसी होती है, तो याद रखना, आपने पेड़ा देखा कभी, पेड़ा जो बीच में दबा हुआ होता है, बीच में दबा होता है, अगल बगल से पूरा क्या होता है, चारों तरफ से उठा हुआ उभार लिए होता है। तो इसकी संरचना पेड़े जैसी होती है। कैसी होती है, पेड़े जैसी। ठीक है, कैसी होती है, पेड़े जैसी होती है, पेड़े जैसी। पूछी जाती है, कभी किसी से तुलना करके पूछ लेता है इसकी संरचना किसकी जैसी है, पेड़े जैसी है। कैसी होती है, तो बाइकॉनकेव यानी उभयावतल होती है। कैसी होती है, उभयावतल, यानी अवतल भी होती है और उत्तल भी होती है, और इसको बोलते हैं उभयावतल, यानी जिसमें दोनों तल हो उसे बोलते हैं उभयावतल। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी जो होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी कैसा होता है, लाल होता है, और लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी में
लाल रंग, आरबीसी में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आरबीसी में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अब यहां पे देखना, हीमो प्लस ग्लोबिन। ठीक है, क्या हुआ ये? हीमो प्लस ग्लोबिन। तो हीमो का मतलब होता है आयरन, हीमो का मतलब क्या होता है? आयरन। ठीक है, और ग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। क्या होता है? परिवहन करना। तो याद रखना, यह ग्लोबिन में जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है। और ये आयरन युक्त होता है। कैसा होता है? हीमोग्लोबिन आयरन युक्त होता है, यानी इसमें आयरन पाया जाता है। और जो ग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? लौह तत्व की उपस्थिति करना। और प्लस में जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तब उस टाइम पर हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तब उस टाइम उसे लाने और ले जाने का कार्य जो कौन करता है? तो वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, जब आरबीसी कौन, जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तब उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि वो क्रिया करेगा तभी तो ले जाएगा। जब वो क्रिया करेगा तभी तो उसका परिवहन करेगा। तो जब उसके साथ क्रिया करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। लेकिन जब यही हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो याद रखना, जब पूछा जाता है हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके अलावा अब आपसे और क्या पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन से, आरबीसी से? तो याद रखना, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी जाएगी आपसे, औसतन कितनी होती है? तो याद रखना, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से, याद रखना, 12 से 16, क्या 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। क्या 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ये औसतन है। क्या है? औसतन इतनी होती है। लेकिन अगर आपसे अलग अलग करके पूछे महिला और पुरुषों में, तो याद रखना, पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में मात्रा किसकी? हीमोग्लोबिन की। पुरुषों में जो मात्रा होगी वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होगी। ठीक है, और महिलाओं में मात्रा, ये जो महिलाओं में मात्रा मिलेगी वो आपको 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होगी। ये किस में मिलेगी? महिलाओं में मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अलावा आगे देखते हैं। तो याद रखना कि इरिथ्रोसाइट्स का अगर आकार की अगर आपसे बात करें तो बाइकॉन्केव यानी उभयतल यानी कि पेड़ जैसी इसकी संरचना होगी। ठीक है, आरबीसी में जो लाल रंग होगा वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आरबीसी कैसा होता है?
इसका नाम ही है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। और जो लाल रंग होगा वो उसमें क्यों होगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, लाल रंग पाया जाता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन है क्या, तो देखो हीमोग्लोबिन को अगर अलग करें तो हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है परिवहन करना। ठीक है, तो ये हीमो में जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन में, वो किसके कारण होता है, आयरन के कारण होता है, क्योंकि हीमो मतलब आयरन होता है, आयरन उपस्थित हो। और ग्लोबिन यानी वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब यही जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस प्रकार से ये अपनी क्रियाएं करता है। इसके अलावा रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है। कितनी होती है, प्रति 100 ml होती है। लेकिन अगर पुरुषों में इसकी बात करेंगे आप, तो पुरुषों में इसकी मात्रा होती है आपकी कितनी, आपकी 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। लेकिन महिलाओं में अगर आप बात करेंगे तो महिलाओं में इसकी मात्रा होती है आपकी 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आरबीसी के बारे में कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो याद रखना आरबीसी का जीवन काल, तो सभी लोगों को पता है कि जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 120 दिन का इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। तो 120 दिन इसकी क्या होती है, लाइफ होती है। इसके अलावा अब जब ये 120 दिन का होता है तो फिर 120 दिन बाद क्या होता है, तो 120 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना इसकी जब मृत्यु होती है तो ये मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। वही स्प्लीन है जहां पे भ्रूण या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जहां से आरबीसी का निर्माण हो रहा था, वही स्प्लीन है जहां पर, या प्लीहा जिसे बोलते हैं, जहां पर इसका क्या होता है, मृत्यु, इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो याद रखना आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन, जिसे कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में क्या होती है। अब ये स्प्लीन में होती है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए होती है, इसलिए इसे स्प्लीन को इसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, इसे कब्रिस्तान। ठीक है, इसे आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, यानी इसे बोलते हैं ग्रेव यार्ड। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान को। ठीक है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेव यार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि अगर आपको अपने शरीर में आरबीसी की संख्या ज्ञात करनी है, अगर आपको अपने शरीर में आरबीसी की संख्या ज्ञात करनी है तो फिर आप कौन से सिस्टम से आप आरबीसी की संख्या ज्ञात करेंगे। तो याद रखना हीमोसाइटोमीटर, इसे क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। ये जो हीमोसाइटोमीटर ये क्या है, ये है आरबीसी की संख्या करने, क्या है, आरबीसी की संख्या ज्ञात करने में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका आरबीसी, जिसे आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो और ये आरबीसी की ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है ये आप लोगों को जरूर पसंद आ रही होगी। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और सभी लोगों तक पहुंचाते रहें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टा में, जिनके पास जो भी है सोशल मीडिया, वहां तक आप पहुंचाते रहें
ताकि जिनको ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके पास भी हमारी ये वीडियो पहुंचती रहेंगी। बस आप लोग बस हमारा इतना सहयोग करते रहिए, इसी तरह हम आपको भी सहयोग करते रहें और आपका भी भला हो और हमारे चैनल का भी भला हो। तो बस इसी तरह आप अपना सहयोग बनाए रहिए ताकि हम भी अपने बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है वो भी देते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।